मुंबई की वो बस्ती जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से कतराती थीं, जहां नालियों की बदबू और कारखानों का धुआं ही वहां के लोगों की किस्मत थी। धारावी की इन तंग गलियों में टीन और प्लास्टिक से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में 17 साल का आर्यन रहता था। लोग कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन उस कीचड़ में रहने का दर्द सिर्फ वही जानता है जो उस दलदल में सांस लेता है। आर्यन की दुनिया बाकी लड़कों से अलग थी। जब बस्ती के बाकी लड़के इल्मी हीरो बनने का सपना देखते या गली के नुक्कड़ पर ताश खेलते, आर्यन अपनी झोपड़ी की टूटी हुई छत से आसमान को निहारता रहता था। उसकी आंखों में भूख नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी प्यास थी तारों को जानने की, उस अनंत आकाश को छूने की। उसके पिता, जो एक मिल मजदूर थे, बरसों पहले टीबी की बीमारी से इस दुनिया को छोड़ गए थे, पीछे छोड़ गए थे। कर्ज का एक पहाड़ और एक बूढ़ी बीमार मां, सावित्री, वो नाम जो त्याग की मूरत था। अपनी जवानी, अपनी खुशियां, सब कुछ उसने आर्यन के लिए गिरवी रख दिया था। वह सुबह 4 बजे उठती, 4 घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, ताकि शाम को आर्यन की थाली में 2 रोटियां आ सकें। उसके हाथ, जो कभी कोमल हुआ करते थे, अब काम कर करके पत्थर जैसे सख्त हो गए थे। लेकिन उसकी आंखों में आर्यन के लिए जो ममता थी, वो आज भी वैसी ही थी जैसी उसके बचपन में थी। एक उमस भरी दोपहर थी। आर्यन रद्दी के गोदाम में बैठा था। यह उसका काम था, शहर भर से आए कचरे को अलग करना। प्लास्टिक अलग, लोहा अलग और कागज अलग। हाथों में दस्ताने नहीं थे, पैरों में चप्पल टूटी हुई थी। पसीने से लथपथ आर्यन एक पुराने बोरे से किताबें निकाल रहा था। तभी उसकी नजर एक फटी हुई मैगजीन पर पड़ी। उसका कवर फट चुका था, पन्ने पीले पड़ गए थे, लेकिन उस पर छपी तस्वीर ने आर्यन के दिल की धड़कन रोक दी। वो एक रॉकेट की तस्वीर थी, नासा का एक पुराना मिशन। आर्यन ने कांपते हाथों से उस मैगजीन को उठाया। उसे अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती थी, सरकारी स्कूल में जितनी सीखी थी बस उतनी ही। लेकिन विज्ञान की भाषा शब्दों की नहीं, समझ की होती है। उसने पन्ना पलटा। उसमें लिखा था कि कैसे गुरुत्वाकर्षण को मात देकर इंसान चांद तक पहुंचा। आर्यन वहीं उस कचरे के ढेर पर बैठ गया। बदबू, गर्मी, मक्खियां, सब कुछ जैसे गायब हो गया। उसके लिए वो रद्दी का गोदाम अब कोई नर्क नहीं था, वो उसका क्लासरूम बन गया था। शाम को जब वो घर लौटा तो मां चूल्हे के पास बैठी खांस रही थी। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। आर्यन ने दौड़कर पानी का लोटा मां के मुंह से लगाया। मां, तुम आराम क्यों नहीं करती? मैं आ गया हूं ना, मैं बना लूंगा खाना, आर्यन ने कहा, मां की पीठ सहलाते हुए। सावित्री ने फीकी मुस्कान के साथ बेटे को देखा। अरे पगले, तू दिन भर काम करके थका हारा आया है, मैं तो बस बैठी ही थी। देख, आज तेरे लिए तेरी पसंद की आलू की सब्जी बनाई है। आर्यन जानता था कि मां झूठ बोल रही है। घर में सब्जी लाने के पैसे नहीं थे। एरूर वो बाजार में सब्जी वालों से बचे कुचे दागी आलू मांगकर लाई होगी। उसके गले में निवाला अटक गया। उसने अपनी जेब से वो फटी हुई मैगजीन निकाली। मां, देखो मुझे क्या मिला। आर्यन की आवाज में एक बच्चे जैसा उत्साह था। सावित्री ने उस मैगजीन को देखा। उसे अक्षर नहीं आते थे, लेकिन बेटे की खुशी उसे समझ आती थी। क्या है ये बेटा? कोई खिलौना है? नहीं मां, यह खिलौना नहीं है, ये रॉकेट है। ये आसमान में जाता है, तारों के पास। लोग इसमें बैठकर दूसरी दुनिया में जाते हैं। आर्यन ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। सावित्री की आंखों में एक डर सा आ गया। उसने मैगजीन को एक तरफ रख दिया और आर्यन का हाथ पकड़ लिया। बेटा, ये सब बड़े लोगों की बातें हैं, हम गरीब लोग हैं। हमारे सपने हमारी झोपड़ी की छत से ऊंचे नहीं होने चाहिए, वरना जब गिरते हैं तो चोट बहुत लगती है। तेरे बापू भी बहुत बड़े सपने देखते थे, और देख क्या हुआ। हमें बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत की जिंदगी मिल जाए, वही बहुत है। मां की बातों में दुनियादारी की कड़वी सच्चाई थी, लेकिन आर्यन का मन मानने को तैयार नहीं था। उस रात जब मां सो गई, आर्यन बाहर चबूतरे पर आ गया। बस्ती की बत्तियां बुझ चुकी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आर्यन ने अपनी वो मैगजीन फिर खोली। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में वह उन चित्रों को देखने लगा। उसके पास कोई लैब नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई बड़ा गुरु नहीं था। उसके पास था तो बस कचरा। अगले दिन से आर्यन का पागलपन शुरू हो गया। उसने तय कर लिया था कि वह सीखेगा, वह समझेगा कि ये मशीनें कैसे उड़ती हैं,
रद्दी के गोदाम में अब वो सिर्फ कचरा बीनने वाला मजदूर नहीं था, वो एक अन्वेषक बन गया था। उसे जो भी किताब मिलती, चाहे वो 10वीं की भौतिक विज्ञान हो या इंजीनियरिंग की रद्दी किताबें, वह उसे घर ले आता। बस्ती के लोग उसे पागल कहने लगे थे। अरे देखो, वो जा रहा है आइंस्टीन का पोता। नुक्कड़ पर बैठे बेकार लड़के उस पर फप्तियां कसते। क्यों बे आर्यन, आज कौन सा जहाज उड़ा रहा है? सुना है तू चांद पर प्लॉट खरीदने वाला है। सब हंस पड़ते। आर्यन सिर झुकाकर निकल जाता। उसे बुरा लगता था, बहुत बुरा, लेकिन वह पलटकर जवाब नहीं देता था। उसे पता था कि जवाब जुबान से नहीं, काम से दिया जाता है। एक दिन उसे कबाड़ में एक पुराना टूटा हुआ चश्मा और पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा मिला। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने अपनी किताबों में लेंस और प्रकाश के बारे में पढ़ा था। वह जानता था कि अगर उत्तल लेंस को सही दूरी पर रखा जाए तो दूर की चीजें पास दिख सकती हैं। अगले एक हफ्ते तक आर्यन अपनी झोपड़ी के पीछे वाले हिस्से में खटखट करता रहा। उसने पाइप को काटा, उसे घिसकर चिकना किया, चश्मे के शीशे को बड़ी सावधानी से निकाला। उसके पास गोंद खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने पेड़ का लसा और पिघला हुआ प्लास्टिक इस्तेमाल किया। उसके हाथ कई बार कटे, कई बार जल गए, लेकिन वह रुका नहीं। सावित्री उसे देखती रहती। उसे समझ नहीं आता था कि बेटा क्या कर रहा है, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। शायद इसलिए कि जब आर्यन उस पाइप को जोड़ता था तो उसके चेहरे पर वो दुख नहीं दिखता था जो गरीबी ने उसे दिया था। 7वें दिन की रात आर्यन ने अपना यंत्र तैयार कर लिया। यह एक बहुत ही भद्दा सा दिखने वाला दूरबीन टेलीस्कोप था, प्लास्टिक के पाइप, टेप और कचरे से बना हुआ। देखने में यह किसी खिलौने से भी बदतर लग रहा था। मां बाहर आओ, आर्यन चिल्लाया। सावित्री घबराकर बाहर आई। क्या हुआ? कोई आया है क्या? नहीं मां, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूं। आर्यन ने मां का हाथ पकड़ा और उन्हें उस स्थान पर ले गया जहां से आसमान थोड़ा सा दिखता था। उस रात पूनम का चांद निकला था। आर्यन ने अपनी बनाई हुई दूरबीन मां की आंखों पर लगाई। इस नली में से देखो मां, एक आंख बंद करो और इससे देखो। सावित्री ने झिझकते हुए वैसा ही किया। जैसे ही उसकी नजर उस पाइप के लेंस से गुजरी, उसके मुंह से एक चीख निकल गई। हे भगवान, उसे चांद दिख रहा था। वो छोटा सा सफेद धब्बा नहीं जो रोज दिखता था, उसे चांद के गड्ढे दिख रहे थे। उसे उसकी चमक, उसकी सतह दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद उतरकर उनके आंगन में आ गया हो। सावित्री ने दूरबीन हटाई और फिर नंगी आंखों से चांद को देखा। फिर दोबारा दूरबीन से। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आर्यन को गले लगा लिया। मेरे लाल, तूने तो सच में जादू कर दिया। तूने तो चांद को मेरी झोली में डाल दिया। यह आर्यन की पहली जीत थी। किसी वैज्ञानिक ने उसे नहीं सराहा था, किसी सरकार ने उसे मेडल नहीं दिया था, लेकिन उसकी मां की आंखों में जो गर्व था वह उसके लिए नोबेल पुरस्कार से कम नहीं था। लेकिन मुसीबतें खुशियां देखकर अपना रास्ता नहीं बदलती। अगले ही दिन उनके घर के बाहर शोर मच गया। यह लाला किशनचंद था, बस्ती का साहूकार, एक क्रूर आदमी जिसका पेट और अहंकार दोनों बहुत बड़े थे। आर्यन के पिता ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए उससे कुछ हजार रुपये उधार लिए थे। ब्याज पर ब्याज चढ़कर वह रकम अब इतनी बड़ी हो गई थी कि सावित्री अपनी पूरी जिंदगी भी बर्तन मांजती तो नहीं चुका सकती थी। बाहर निकलो सावित्री, बाहर निकल, लाला चिल्लाया। उसके साथ 2 गुंडे भी थे। सावित्री कांपती हुई बाहर आई। आर्यन उसके आगे खड़ा हो गया, ढाल बनकर। क्या बात है लाला जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? आर्यन ने कोशिश की कि उसकी आवाज में डर न दिखे, लेकिन वह सिर्फ 17 साल का था। पैसे कब देगी रे बुढ़िया? लाला ने पान थूकते हुए कहा। 6 महीने हो गए, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मेरा पैसा क्या पेड़ पर उगता है? लाला जी, आप तो जानते हैं अभी काम मंदा है। मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी, सावित्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा। थोड़ा थोड़ा? अब और सब्र नहीं होता। या तो कल तक पूरे 50,000 रुपये मेरे हाथ में रख दे, या फिर इस झोपड़ी को खाली कर। मेरे पास ग्राहक तैयार है इस जमीन के लिए, लाला ने फरमान सुना दिया। 50,000? यह रकम सुनकर आर्यन और सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000 रुपये उन्होंने एक साथ कभी देखे भी नहीं थे। लाला जी, रहम करो, हम कहां जाएंगे? यही तो एक छत है हमारे सिर पर। सावित्री लाला के पैरों में गिर पड़ी। आर्यन का खून खौल उठा। उसे अपनी मां को इस तरह गिड़गिड़ाते देख बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह बेबस था। गरीबी इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। लाला ने पैर झटक दिया। रहम गया तेल लेने, कल शाम तक का वक्त है।
पैसे नहीं तो घर नहीं। वह अपने गुंडों के साथ चला गया। पीछे छोड़ गया एक डरावना सन्नाटा। सावित्री वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। अब क्या होगा आर्यन? हम सड़क पर आ जाएंगे। तेरे बापू की आखिरी निशानी भी चली जाएगी। आर्यन ने मां को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और सुला दिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी टूटी हुई दूरबीन को देख रहा था। क्या यह सपने देखने की सजा है? क्या गरीब को आसमान देखने का हक नहीं है? अगले दिन आर्यन काम पर नहीं गया। वह शहर के एक साइबर कैफे के बाहर खड़ा था। उसने सुना था कि वहां कंप्यूटर पर दुनिया भर की जानकारी मिलती है। उसके पास जेब में सिर्फ 20 रुपये थे जो उसने कई दिनों से बचा कर रखे थे। वह अंदर गया। कैफे का मालिक, एक मोटा सा आदमी, उसे घूरने लगा। आर्यन के कपड़े मैले थे। क्या चाहिए लड़के? यहां भीख नहीं मिलती। साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल करना है, मेरे पास पैसे हैं। आर्यन ने अपनी मुट्ठी खोलकर पसीने से भीगे हुए 20 रुपये दिखाए। मालिक ने पैसे ले लिए और उसे सबसे कोने वाला कंप्यूटर दे दिया। आधा घंटा है तेरे पास, जल्दी कर। आर्यन कंप्यूटर के सामने बैठा। उसने पहली बार कीबोर्ड को हाथ लगाया था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीरे धीरे टाइप किया, साइंस कंपटीशन, प्राइज मनी, विज्ञान प्रतियोगिता, इनाम राशि। स्क्रीन पर कई चीजें खुलीं। उसकी अंग्रेजी कमजोर थी। वह अटक अटक कर पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय युवा खगोल विज्ञान चुनौती, इंटरनेशनल यूथ एस्ट्रोनॉमी चैलेंज। विषय, कम लागत में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नवाचार, इनोवेशन फॉर लो कॉस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए और नासा नसा जाने का मौका। अंतिम तिथि 10 दिन बाद। 5 लाख रुपये। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। 5 लाख रुपये में न केवल लाला का कर्ज उतर जाता, बल्कि उसकी मां को कभी काम नहीं करना पड़ता। वह उन्हें एक अच्छा घर दे सकता था। और नासा, वह सपना जो वह खुली आंखों से देखता था। लेकिन फिर उसने नीचे की शर्तें पढ़ी। प्रतिभागी को किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज का छात्र होना चाहिए। प्रोजेक्ट की विस्तृत रिपोर्ट और काम करने वाला मॉडल, वर्किंग मॉडल जमा करना होगा। आर्यन का दिल बैठ गया। वह स्कूल छोड़ चुका था। उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, कोई प्रिंसिपल का हस्ताक्षर नहीं था। वह तो बस एक कचरा बीनने वाला था। समय खत्म, कैफे वाले ने चिल्लाया। आर्यन बाहर निकल आया। धूप बहुत तेज थी, लेकिन उसे ठंड लग रही थी। एक उम्मीद दिखी और फिर बुझ गई। वह सड़क किनारे पटरी पर बैठ गया। क्या करे? हार मान ले, घर टूटने दे। तभी उसके दिमाग में अपने बापू की कही एक बात गूंजी। बापू कहते थे, बेटा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो समझ लेना कि भगवान चाहता है तू दीवार तोड़कर नया रास्ता बनाए। आर्यन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में आग भी थी। उसे एक रास्ता सूझा था, एक बहुत ही जोखिम भरा रास्ता। शहर का सबसे बड़ा कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज। वहां के प्रिंसिपल मिस्टर डिसूजा के बारे में उसने अखबार के रद्दी टुकड़ों में पढ़ा था कि वह विज्ञान के बहुत बड़े प्रेमी हैं। अगर वह उन्हें मना ले, अगर वह उन्हें अपना हुनर दिखा दे। आर्यन ने दौड़ना शुरू किया। धारावी की गलियों से निकलकर वह शहर की पॉश कॉलोनी की तरफ भागा। उसके नंगे पैर तपती सड़क पर पड़ रहे थे, लेकिन उसे जलन महसूस नहीं हो रही थी। उसका लक्ष्य साफ था। कॉलेज के गेट पर एक बड़ा चौकीदार खड़ा था, मूंछें ताने हुए। ए, कहां घुस रहा है? चौकीदार ने उसे रोक दिया। मुझे प्रिंसिपल साहब से मिलना है, बहुत जरूरी काम है, आर्यन ने कहा, अपनी सांसें संभालते हुए। प्रिंसिपल साहब से? तेरे जैसे लोग प्रिंसिपल साहब से नहीं, पुलिस से मिलते हैं। चल भाग यहां से। चौकीदार ने डंडा दिखाया। आर्यन नहीं हिला। अंकल प्लीज, मेरी जिंदगी का सवाल है, बस एक बार, मैं कोई चोर नहीं हूं। तभी एक बड़ी सी कार गेट के अंदर जाने के लिए रुकी। पिछली सीट पर एक बूढ़े, गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति बैठे थे। वे मिस्टर डिसूजा थे। उन्होंने खिड़की से इस बहस को देखा। क्या हो रहा है वहां? उन्होंने ड्राइवर से पूछा। साहब, कोई सड़क छाप लड़का है, आपसे मिलना चाहता है, मैं भगाता हूं उसे, ड्राइवर ने कहा। लेकिन मिस्टर डिसूजा की नजर आर्यन के हाथों में दबी उस फटी हुई मैगजीन और उसके झोले से झांकते हुए उस प्लास्टिक के पाइप दूरबीन पर पड़ी। एक पारखी जौहरी हीरे को उसकी चमक से नहीं, उसकी बनावट से पहचान लेता है। रुको, मिस्टर डिसूजा ने कहा। उन्होंने इशारा किया, उसे आने दो। चौकीदार हक्का बक्का रह गया। उसने गेट खोला। आर्यन कार के पास गया। उसका दिल हथौड़े की तरह धड़क रहा था। जी सर, आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा।
तुम मुझसे मिलना चाहते हो? क्यों? मिस्टर डिसूजा ने अपनी चश्मे के ऊपर से उसे देखा। उनकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें हिकारत नहीं थी। सर, आर्यन ने अपनी टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर कहा, मेरे पास एक आइडिया है, स्पेस के लिए, रॉकेट के लिए, लेकिन मेरे पास स्कूल नहीं है। मुझे बस आपका नाम चाहिए। उस फॉर्म पर मैं बाकी सब कर लूंगा। मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। मिस्टर डिसूजा हंसे नहीं। उन्होंने उस लड़के की आंखों में देखा। वहां पागलपन था, वही पागलपन जो कभी उनमें हुआ करता था जब वे जवान थे। गाड़ी में बैठो, उन्होंने कहा। यह आर्यन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। वह एक कचरा बीनने वाला शहर के सबसे बड़े प्रिंसिपल की कार में बैठा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सफर आसान नहीं होने वाला था। कॉलेज के अंदर वातानुकूलित कमरों में बैठे अमीर घरों के छात्र, जिन्होंने लाखों की कोचिंग ली थी, वे आर्यन का इंतजार कर रहे थे, स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे कुचलने के लिए। अगले 10 दिन आर्यन के लिए अग्नि परीक्षा होने वाले थे। उसे न केवल विज्ञान के नियमों से लड़ना था, बल्कि उस समाज से भी लड़ना था जो यह मानता था कि गरीब का बेटा सिर्फ कचरा उठा सकता है, तारे नहीं छू सकता। और सबसे बड़ी बात, लाला का अल्टीमेटम। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज का प्रिंसिपल ऑफिस। वहां इतनी ठंडक थी कि आर्यन को पसीना सूखते ही कंपकंपी छूटने लगी। दीवारों पर महान वैज्ञानिकों की तस्वीरें थीं, न्यूटन, रमन, कलाम। आर्यन अपनी फटी हुई चप्पलें छिपाने की कोशिश कर रहा था, जो उस संगमरमर के फर्श पर बहुत अजीब लग रही थीं। मिस्टर डिसूजा अपनी बड़ी मेज के पीछे बैठे थे। उन्होंने आर्यन का लाया हुआ पाइप दूरबीन हाथ में लिया। उन्होंने उसे घुमाकर देखा, लेंस की जांच की, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और आर्यन की आंखों में देखा। तुम्हें पता है, इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बच्चों के बाप लाखों रुपये डोनेशन देते हैं, डिसूजा ने गंभीर स्वर में कहा। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कॉलेज का प्रतिनिधि बनाऊं, वो भी बिना किसी फीस, बिना किसी परीक्षा के। आर्यन का गला सूख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सर, डोनेशन से सीट मिल सकती है, पर दिमाग नहीं। ये बच्चे किताबों में पढ़ते हैं कि तारों की दूरी कैसे नापते हैं। मैंने कचरे से वो यंत्र बनाया है जिससे वो दूरी देखी जा सकती है। मुझे बस एक मौका चाहिए। अगर मैं हार गया तो मैं जिंदगी भर आपके कॉलेज के बाहर झाड़ू लगाऊंगा। यह मेरा वादा है। डिसूजा कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखा। यह एक जटिल भौतिकी फिजिक्स का समीकरण था। इसे हल करो, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। आर्यन ने कागज देखा। उसने यह समीकरण किताबों में देखा था, लेकिन उसे रटा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कीं। उसने संख्याओं को नहीं, बल्कि आकृतियों को देखा। उसने पेन उठाया और बिना रुके लिखना शुरू किया। उसने किताबी तरीका नहीं अपनाया, बल्कि एक छोटा सीधा रास्ता निकाला जो उसने मशीनों को खोलते वक्त सीखा था। 1.5 मिनट में उसने पेन रख दिया। डिसूजा ने उत्तर देखा। उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने फिर से देखा। उत्तर सही था, लेकिन तरीका बिल्कुल नया था। यह तरीका तुमने कहां से सीखा? सर, जब साइकिल की चेन उतरती है तो हम पूरी साइकिल नहीं खोलते, बस सही जगह पर दबाव डालते हैं। विज्ञान भी तो वही है ना सर, सबसे छोटा और आसान रास्ता, आर्यन ने सरलता से कहा। डिसूजा के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने एक फॉर्म निकाला और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तुम्हें लैब इस्तेमाल करने की अनुमति है आर्यन, लेकिन याद रखना, वहां तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे। वहां वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि विज्ञान सिर्फ अमीरों की जागीर है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आर्यन ने झुककर उनके पैर छुए। शुक्रिया सर। जाओ और साबित करो कि कीचड़ में सिर्फ कीड़े नहीं, हीरे भी होते हैं, डिसूजा ने कहा। आर्यन जब बाहर निकला तो उसे लगा कि उसके पैरों में पंख लग गए हैं, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। प्रतियोगिता के लिए उसे एक रोवर बनाना था। एक ऐसी मशीन जो मंगल ग्रह जैसी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चल सके और वहां से मिट्टी के नमूने जमा कर सके। बाकी छात्र इसके लिए महंगे मोटर्स, सेंसर्स और धातु का इस्तेमाल कर रहे थे। आर्यन के पास क्या था? धारावी का कबाड़। अगले 5 दिन आर्यन के लिए पागलपन भरे थे। वह दिन भर रद्दी के पहाड़ में चीजें ढूंढता। उसे एक पुरानी टूटी हुई वॉशिंग मशीन मिली। उसने उसकी मोटर निकाल ली। एक बच्चे की फेंकी हुई रिमोट कंट्रोल कार से उसने गियर निकाले। एक पुराने रेडियो से उसने ट्रांजिस्टर और तार निकाले। बस्ती के लोग उसे देखते और सिर हिलाते। पागल हो गया है लड़का। मां कर्ज में डूब रही है और यह कबाड़ इकट्ठा कर रहा है।
लेकिन सावित्री को उस पर भरोसा था। रात के 2 बजे जब पूरी बस्ती सो रही होती, आर्यन अपनी झोपड़ी के बाहर बल्ब की पीली रोशनी में काम करता। सावित्री उसके पास बैठती, उसे हाथ से पंखा झलती ताकि मच्छर न काटे। थक गया होगा बेटा, सो जा अब, सावित्री कहती। नहीं मां, आर्यन अपनी मशीन के पहियों को कसते हुए कहता। अगर मैं आज सो गया तो हमारी किस्मत हमेशा के लिए सो जाएगी। यह मशीन नहीं है मां, यह हमारी आजादी है। उसने पहियों के लिए पुरानी रबर की चप्पलों को काटकर आकार दिया। कैमरा लगाने के लिए उसने एक पुराने मोबाइल का लेंस निकालकर फिट किया। शरीर बनाने के लिए उसने एल्यूमिनियम के डिब्बों को पिघलाकर चादर बनाई। यह जुगाड़ का बेहतरीन नमूना था। दिखने में यह बदसूरत था, जगह जगह टेप लगा हुआ, तारों का जंजाल, लेकिन इसके अंदर आर्यन का दिल धड़क रहा था। छठे दिन आर्यन अपना मॉडल लेकर कॉलेज की लैब में पहुंचा। यह एक विशाल हॉल था जहां वातानुकूलित हवा चल रही थी और महंगी मशीनों की आवाज गूंज रही थी। वहां शहर के सबसे रईस और होनहार छात्र अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। उनके मॉडल चमक रहे थे स्टील और क्रोम से बने रंग बिरंगी बत्तियों के साथ। जैसे ही आर्यन अंदर दाखिल हुआ, सन्नाटा छा गया। उसका मैला कुर्ता, पसीने की बदबू और हाथों में वो अजीब सी मशीन, सब कुछ वहां के माहौल से अलग था। ये कूड़े वाला यहां क्या कर रहा है? एक तेज आवाज आई। यह विक्रम था, कॉलेज का सबसे अमीर छात्र और पिछले साल का साइंस चैंपियन। उसके पिता का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का कारोबार था। विक्रम अपने दोस्तों के साथ खड़ा हंस रहा था। शायद रास्ता भटक गया है, दूसरे लड़के ने कहा। ए छोटू, डस्टबिन बाहर है, कचरा वहां डालो, यहां लैब में नहीं। पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। आर्यन का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसने अपनी मशीन को सीने से लगा लिया। मैं यहां पार्टिसिपेट करने आया हूं। डिसूजा सर ने परमिशन दी है, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम आगे आया। उसने आर्यन की मशीन को उंगली से ठोक कर देखा। ओह, तो यह तुम्हारा प्रोजेक्ट है? क्या है यह डिब्बा? यह चलेगा या फटेगा? यह रोवर है, यह किसी भी सतह पर चल सकता है, आर्यन ने मजबूती से कहा। अच्छा, विक्रम की आंखों में शरारत थी। तो चलो देखते हैं। अगर यह मेरे रोवर को रेस में हरा दे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम यहां रहने के लायक हो, वरना अपना यह कबाड़ उठाना और यहां से दफा हो जाना। लैब के बीच में एक कृत्रिम ट्रैक बना हुआ था जिसमें पत्थर और रेत थी, मंगल ग्रह जैसी सतह। विक्रम ने अपना चमचमाता रोवर रखा। वह देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की मशीन जैसा लग रहा था। आर्यन ने अपना टेप लगा हुआ डिब्बा उसके बगल में रखा। रेडी गो, विक्रम ने चिल्लाया। विक्रम का रोवर तेजी से भागा। उसकी मोटर की आवाज बहुत स्मूथ थी, लेकिन जैसे ही वह बड़े पत्थरों के पास पहुंचा, वह अटक गया। उसके पहिए स्लिप होने लगे। वह महंगा था, लेकिन उसका डिजाइन सिर्फ समतल जमीन के लिए था। आर्यन ने अपनी मशीन का रिमोट, जो उसने टीवी रिमोट से बनाया था, दबाया। उसकी मशीन घरघराई। आवाज बहुत खराब थी, खट खट खट। सब हंसने लगे, लेकिन फिर जादू हुआ। आर्यन ने रबर की चप्पलों से जो पहिए बनाए थे, उनकी पकड़ ग्रिप जबरदस्त थी। मशीन धीरे धीरे पत्थरों के ऊपर चढ़ने लगी। वॉशिंग मशीन की मोटर में ताकत, टॉर्क बहुत ज्यादा थी। वह बिना रुके, बिना फिसले, ऊबड़ खाबड़ पत्थरों को पार करती चली गई। हंसी धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। आर्यन का कचरा उसके लाखों के खिलौने को पीछे छोड़ चुका था। आर्यन का रोवर ट्रैक के आखिरी छोर तक पहुंचा। वहां रखे झंडे को अपनी यांत्रिक बांह, जो साइकिल की ब्रेक वायर से बनी थी, से उठाया और वापस मुड़ गया। लैब असिस्टेंट, जो कोने में खड़ा देख रहा था, ताली बजाने ही वाला था कि विक्रम ने उसे घूर कर रोक दिया। विक्रम का अहंकार चकनाचूर हो गया था। एक बस्ती के लड़के ने उसे उसके ही मैदान में हरा दिया था। वह आर्यन के पास गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। यह सिर्फ तुक्का था, विक्रम फुसफुसाया। तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब कबाड़ जोड़कर नासा जाओगे? वहां क्लास देखी जाती है, स्टैंडर्ड देखा जाता है, और तुम्हारी औकात। उसने आर्यन के फटे हुए कॉलर को छुआ। तुम्हारी औकात इस कॉलेज के गेट के बाहर है। आर्यन ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। विज्ञान औकात नहीं, परिणाम देखता है, और मेरा परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम अपने बाप के पैसों से चीजें खरीद सकते हो विक्रम, लेकिन बुद्धि बाजार में नहीं मिलती। तू, विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। वह आर्यन को मारने ही वाला था कि तभी घंटी बज गई। लंच ब्रेक हो गया। बच गया तू,
विक्रम ने जाते जाते धमकी दी। लेकिन याद रखना, फाइनल कंपटीशन में मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। साम दाम दंड भेद, मैं कुछ भी करूंगा। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने अपनी मशीन को प्यार से सहलाया। उसे पता था कि उसने दुश्मन बना लिए हैं, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी मशीन में दम है। शाम को जब वह घर लौटा तो माहौल अजीब था। सावित्री दरवाजे पर नहीं थी। घर का सामान बिखरा हुआ था। आर्यन का दिल जजोर से धड़कने लगा। मां, उसने आवाज दी। पड़ोस की चाची दौड़कर आईं। आर्यन, तू कहां था? लाला के आदमी आए थे। उन्होंने सावित्री को धक्का दिया। वह गिर गई। उसे अस्पताल ले गए हैं। आर्यन के हाथों से उसका बैग छूट गया। दुनिया घूम गई। वह पागलों की तरह सरकारी अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल के बरामदे में सावित्री एक टूटी हुई खाट पर लेटी थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। वह बेहोश नहीं थी, लेकिन दर्द से कराह रही थी। मां, आर्यन उसके पैरों में गिर पड़ा। मां, ये किसने किया? सावित्री ने कांपते हाथ से आर्यन का चेहरा हुआ। मैं ठीक हूं बेटा, बस थोड़ी चोट लगी है। लाला कह रहा था कि कल आखिरी दिन है। अगर कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो वह घर पर कब्जा कर लेगा और हमें पुलिस में दे देगा। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। कल प्रतियोगिता का दिन था। अगर वह जीतता है तो उसे 5 लाख का चेक तुरंत मिल सकता था, ऐसा उसने सुना था। लेकिन अगर वह हारा तो मां सड़क पर होगी और वह जेल में। दबाव इतना था कि कोई पत्थर भी टूट जाए, लेकिन आर्यन इंसान था। मां, आर्यन ने अपने आंसू पोंछे। कल सब ठीक हो जाएगा, बस 24 घंटे और। तू देखियो, तेरा बेटा राजा बनकर लौटेगा। लेकिन आर्यन नहीं जानता था कि कॉलेज में विक्रम ने उसके लिए एक जाल बिछाया है। विक्रम नहीं चाहता था कि कोई स्लम डॉग उसकी जगह ले। उसने रात में लैब के चौकीदार को पैसे खिलाकर लैब की चाबी हासिल कर ली थी। अगली सुबह प्रतियोगिता का दिन। आर्यन अपनी मशीन को बॉक्स में डालकर मां का आशीर्वाद लेकर निकला। उसके दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था, जीत। कॉलेज का ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। जज की कुर्सी पर इसरो के रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉ सुब्रमण्यम और शहर के मेयर बैठे थे। डिसूजा सर भी मंच पर थे। एक एक करके छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट दिखाए। सब शानदार थे। फिर विक्रम की बारी आई। उसका रोवर अब और भी बेहतर लग रहा था। उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जजों ने तालियां बजाईं और अब एंकर ने घोषणा की, अगला प्रतियोगी है आर्यन, जो किसी स्कूल से नहीं है। वह एक स्वतंत्र प्रविष्टि इंडिपेंडेंट एंट्री है। आर्यन मंच पर आया। उसने अपना बॉक्स खोला, लेकिन जैसे ही उसने अपनी मशीन बाहर निकाली, हॉल में एक अजीब सी आवाज गूंजी। आर्यन सन्न रह गया। उसकी मशीन, उसकी मेहनत, वह टूटी हुई थी। उसके रोवर के तार कटे हुए थे। मुख्य सर्किट बोर्ड पर किसी ने तेजाब जैसा कुछ डाल दिया था। वह पूरी तरह जल चुका था। यह एक हादसा नहीं था, यह हत्या थी, एक सपने की हत्या। विक्रम, जो पहली पंक्ति में बैठा था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसने अपने गले पर अंगूठा फेरते हुए आर्यन को इशारा किया। खत्म। जज डॉ सुब्रमण्यम ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? अपना डेमो शुरू करो। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मां का चेहरा, लाला की धमकी और वो जला हुआ सर्किट। उसके पास कुछ नहीं बचा था। सब खत्म हो गया था। सर, मैं। आर्यन की आवाज भर्रा गई। मेरी मशीन खराब हो गई है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। देखा, कहा था ना, ये सड़क छाप क्या बनाएगा? जरूर कबाड़ उठाया होगा, टूट गया होगा। डिसूजा सर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। वह भी हैरान थे। क्या आर्यन हार मान लेगा? क्या कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, या फिर एक जीनियस के दिमाग में प्लान बी हमेशा तैयार रहता है? आर्यन ने अपनी मशीन के अंदर झांका। मुख्य बोर्ड जल चुका था, लेकिन मोटर सही थी और उसकी जेब में अभी भी वो पुराना पेचकस और एक छोटा सा तांबे का तार पड़ा था। मंच पर खड़े खड़े हजारों लोगों के सामने आर्यन ने एक ऐसा फैसला लिया जो या तो उसे पागल साबित करता या फिर महान। सर, आर्यन ने माइक पर कहा। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। मुझे बस 5 मिनट चाहिए। मशीन का दिल रुक गया है, लेकिन धड़कन वापस लाई जा सकती है। ऑडिटोरियम में सन्नाटा था, लेकिन वह शांति नहीं थी। वह तूफान से पहले की खामोशी थी। हारों आंखें मंच पर बैठे उस अकेले लड़के पर टिकी थीं। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर आर्यन का पसीने से लथपथ चेहरा और उसके कांपते हुए हाथ दिखाई दे रहे थे। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट थे।
एक मरे हुए सपने को जिंदा करने के लिए। आर्यन ने अपनी मशीन को खोला। अंदर से अभी भी जलने की बदबू आ रही थी। मुख्य सर्किट बोर्ड, जो मशीन का दिमाग था, वह पूरी तरह काला पड़ चुका था। विक्रम ने बहुत सफाई से काम किया था। उसने कंट्रोलर चिप को जला दिया था। इसका मतलब था कि अब मशीन को रिमोट से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। पहियों को कब घूमना है, कब रुकना है, यह बताने वाला दिमाग मर चुका था। पहली पंक्ति में बैठा विक्रम अपने दोस्तों को कोहनी मार रहा था। देखो, अब यह कबाड़ी रोना शुरू करेगा, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन आर्यन रो नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा था और उस अंधेरे में उसे सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा था, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी उसकी मां। अगर वह आज हार गया तो वह अपनी मां की नजर में हमेशा के लिए गिर जाएगा। दिमाग मर गया है तो क्या हुआ, दिल तो अभी भी धड़क रहा है। आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसने देखा कि बैटरी ठीक है और मोटर भी ठीक है, सिर्फ उन दोनों को जोड़ने वाला रास्ता कट गया था। उसने अपनी जेब से अपना वह पुराना जंग लगा पेचकस निकाला। हॉल में कुछ लोग हंसे। जहां बाकी छात्र लैपटॉप और टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे थे, यह लड़का एक पुराने पेचकस से अंतरिक्ष विज्ञान की मशीन ठीक कर रहा था। आर्यन ने पेचकस से जल चुके सर्किट बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया। अब उसके सामने नंगे तार थे, लाल तार बैटरी का और काला तार मोटर का। उसके पास जोड़ने के लिए कोई टेप नहीं था, कोई सोल्डरिंग आयरन नहीं था। उसने अपनी जेब टटोली। वही तांबे का छोटा सा टुकड़ा निकला जो उसने सुबह रद्दी से उठाया था, लेकिन उसे छीलने के लिए उसके पास कटर नहीं था। आर्यन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने तार को अपने मुंह में डाला और अपने दांतों से प्लास्टिक की कोटिंग को जोर से खींचा। उसके मसूड़ों में तांबे का कड़वा स्वाद और हल्का सा खून आ गया, लेकिन तार छिल गया। छी, गवार कहीं का, किसी ने पीछे से कहा। लेकिन मंच पर बैठे डॉ. सुब्रमण्यम की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपनी कुर्सी को थोड़ा आगे खिसकाया। वह देख रहे थे कि लड़का हार मानने के बजाय लड़ रहा है। 3 मिनट बीत चुके थे। आर्यन ने अब एक बहुत बड़ा जुआ खेला। चूंकि कंट्रोलर जल चुका था, वह मशीन की रफ्तार कम या ज्यादा नहीं कर सकता था। अगर वह तार को सीधे जोड़ देता तो मशीन पूरी ताकत से भागेगी और गिर जाएगी। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वह बिजली के प्रवाह को अपनी उंगलियों से नियंत्रित कर सके। उसने तारों को पक्का नहीं जोड़ा, उसने उन्हें खुला छोड़ दिया। उसने एक मैनुअल स्विच बनाया अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच। सर, मैं तैयार हूं, आर्यन ने खड़े होकर कहा। उसके हाथ काले हो चुके थे, होंठ पर खून था और बाल बिखरे हुए थे। वह किसी वैज्ञानिक से ज्यादा एक योद्धा लग रहा था। मेयर साहब ने घड़ी देखी। ठीक है, दिखाओ अपना कमाल। आर्यन ने अपनी मशीन को ट्रैक की शुरुआत पर रखा। उसके हाथ में रिमोट नहीं था, उसके हाथ में मशीन से निकलता हुआ एक लंबा तार था। यह नियमों के खिलाफ हो सकता था, लेकिन इस वक्त कोई नियम नहीं, सिर्फ परिणाम मायने रखता था। आर्यन ने दोनों नंगे तारों को आपस में स्पर्श कराया। चिंगारी निकली। खट, मशीन को झटका लगा। विक्रम जोर से हंसा। अरे, दिवाली मना रहा है क्या? पटाखे फोड़ रहा है? आर्यन ने हंसी को अनसुना कर दिया। उसका पूरा ध्यान अपनी उंगलियों पर था। जैसे एक तबला वादक अपनी उंगलियों की थाप से संगीत पैदा करता है, आर्यन अपनी उंगलियों से बिजली की धारा करंट को नियंत्रित कर रहा था। उसने तारों को 1 सेकंड के लिए जोड़ा, फिर हटाया, फिर जोड़ा, फिर हटाया। घर घर घर। मशीन चलने लगी। वह लगातार नहीं चल रही थी, वह आर्यन की उंगलियों की धड़कन के साथ चल रही थी। जैसे ही आर्यन तार जोड़ता, मशीन आगे बढ़ती। जैसे ही हटाता, वह रुक जाती। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। विक्रम की हंसी उसके गले में ही अटक गई। मशीन अब चढ़ाई वाले हिस्से पर थी। यहां बड़े बड़े पत्थर थे। यह सबसे मुश्किल हिस्सा था। अगर रफ्तार ज्यादा हुई तो मशीन पलट जाएगी, अगर कम हुई तो फिसल जाएगी। आर्यन का पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। तारों के घर्षण से उसकी उंगलियां जलने लगी थीं। नंगे तार गर्म हो रहे थे। उसे करंट के हल्के झटके भी लग रहे थे, लेकिन उसने उंगलियां नहीं हटाईं। उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसे बस वो 5 लाख रुपये दिख रहे थे। चल चल मेरी जान, आर्यन बुदबुदाया। मशीन एक बड़े पत्थर पर अटक गई। पहिया हवा में घूमने लगा। भीड़ की सांसें थम गईं। आर्यन ने तार को जोर से दबाया, पूरी पावर दी। मशीन का पिछला हिस्सा हवा में उठा और एक जोरदार खट्टाक के साथ उसने पत्थर को पार कर लिया। शाबाश! डॉ. सुब्रमण्यम के मुंह से अचानक निकल गया।
अब आखिरी पड़ाव था। मशीन को वहां से मिट्टी का नमूना उठाना था, लेकिन रोबोटिक आर्म हाथ का मोटर भी उसी तार से जुड़ा था। आर्यन को एक ही तार से दो काम करने थे। यह लगभग नामुमकिन था। उसने एक हाथ से मशीन का संतुलन बनाया और दूसरे हाथ से तारों को एक खास लय रिदम में टच किया। 2 बार जल्दी, 1 बार देर तक। यह उसकी अपनी बनाई हुई कोडिंग थी। मशीन का यांत्रिक हाथ खुला। उसने नीचे से एक मुट्ठी रेत उठाई और अपने कंटेनर में डाल दी। हॉल में पिन गिरने जैसी शांति थी। लोग अपनी कुर्सियों के किनारे पर बैठे थे। यह किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं था, यह एक गरीब लड़के की जिद का तमाशा था। आर्यन ने तारों को अलग किया। मशीन रुक गई। उसने मशीन को उठाया और जजों की मेज की तरफ बढ़ा। उसके हाथ जल चुके थे, उंगलियों पर छाले पड़ गए थे। उसने मेज पर मशीन रखी और रेत वाला कंटेनर खोलकर दिखाया। मिशन पूरा हुआ सर, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी थी। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह तालियां अमीर छात्रों की नहीं थीं। यह उन प्रोफेसरों, कर्मचारियों और पीछे बैठे आम लोगों की थीं जो इस चमत्कार को महसूस कर पा रहे थे। डॉ. सुब्रमण्यम अपनी सीट से खड़े हो गए। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था। बेटा, डॉ. सुब्रमण्यम ने माइक हाथ में लिया। मैंने नासा में, इसरो में बड़े बड़े इंजीनियर देखे हैं, लेकिन आज तुमने जो किया वो किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। तुमने रिमोट जल जाने के बाद खुद को रिमोट बना लिया। आर्यन ने सिर झुका लिया। सर, मशीन टूटी थी, हौसला नहीं। मेरे बापू कहते थे, अगर रास्ता न मिले तो खुद रास्ता बन जाओ। डॉ. सुब्रमण्यम की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने आर्यन के जलते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। ये हाथ नहीं है, ये भारत का भविष्य है। जिन हाथों में इतना हुनर हो, उन्हें कचरा नहीं उठाना चाहिए। तभी विक्रम अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ऑब्जेक्शन सर, विक्रम चिल्लाया। यह चीटिंग है। नियमों के मुताबिक रोवर को वायरलेस बिना तार के होना चाहिए था। इसने तार का इस्तेमाल किया है। इसे अयोग्य, डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाना चाहिए। हॉल में फिर से शोर होने लगा। कुछ लोग विक्रम की बात से सहमत थे। नियम तो नियम होते हैं। डिसूजा सर माइक की तरफ बढ़े, लेकिन डॉ. सुब्रमण्यम ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वैज्ञानिक की आंखों में अब एक सख्त चमक थी। उन्होंने विक्रम की तरफ देखा। नियम, डॉ. सुब्रमण्यम ने कड़क आवाज में पूछा। नियम यह भी था कि कोई किसी दूसरे के प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाएगा। आर्यन का सर्किट बोर्ड अपने आप नहीं जला। मिस्टर विक्रम, सर्किट पर एसिड तेजाब के निशान हैं। विक्रम का रंग पीला पड़ गया। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने जारी रखा, विज्ञान का सबसे बड़ा नियम है अस्तित्व, सर्वाइवल। अंतरिक्ष में जब कोई चीज खराब होती है तो वहां अमेजन से डिलीवरी नहीं आती। वहां यही जुगाड़ जान बचाता है। अपोलो 13 मिशन याद है, उन्होंने भी टेप और गत्ते से जान बचाई थी। आज इस लड़के ने वही किया है। अगर यह चीटिंग है तो मुझे ऐसे ही चीटर्स की जरूरत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आर्यन, आर्यन के नारे लगने लगे। विक्रम सिर झुकाकर धम्म से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी दौलत आज एक गरीब की मेहनत के सामने कौड़ी के भाव बिक गई थी। मेयर साहब ने लिफाफा उठाया। तो आज के विजेता का फैसला हो चुका है। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए और नासा की यात्रा का मौका जाता है आर्यन को। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। 5 लाख रुपये। मां बच गई, घर बच गया। वह मंच पर गया, लेकिन चेक लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। खुशी से नहीं, कमजोरी से। पिछले कई दिनों की भूख, थकान और तनाव अब उस पर हावी हो रहे थे। जैसे ही उसने चेक हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैर लड़खड़ाए। बेटा, डिसूजा सर चिल्लाए। आर्यन मंच पर ही गिर पड़ा, बेहोश। उसके हाथ से वह चेक छूटकर जमीन पर गिर गया और उसके जले हुए हाथ से खून की एक बूंद उस चेक पर गिर गई, मानो उसने अपनी कामयाबी पर अपने खून से हस्ताक्षर किए हों। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अफरा तफरी मच गई। जब आर्यन की आंखें खुलीं तो वह एक सफेद कमरे में था। हवा में दवाइयों की गंध थी। क्या वह मर चुका है? क्या यह स्वर्ग है? उठ गया मेरा शेर? एक जानी पहचानी कमजोर आवाज आई। आर्यन ने सिर घुमाया। बगल वाले बिस्तर पर उसकी मां सावित्री लेटी थी। उसके सिर पर अभी भी पट्टी थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। और मां के बिस्तर के पास डॉ. सुब्रमण्यम और डिसूजा सर खड़े थे। मां,
आर्यन उठने की कोशिश करने लगा। मां, वो प्रतियोगिता, वो पैसे, सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया। तू जीत गया। सबने टीवी पर देखा, डॉक्टर साहब खुद आए हैं। डॉ सुब्रमण्यम आगे आए। उनके हाथ में वही चेक था। आर्यन, तुम्हारी मां का ऑपरेशन हो गया है, लाला का कर्ज भी चुक जाएगा। लेकिन एक बात बताओ। डॉक्टर साहब का चेहरा गंभीर हो गया। जब तुम बेहोश थे, हमने तुम्हारे घर की तलाशी ली। हमें तुम्हारी झोपड़ी में दीवारों पर कोयले से लिखे हुए गणित के सूत्र मिले और हमें वो डायरी मिली जो तुम छुपा कर रखते थे। आर्यन घबरा गया। वह डायरी उसका सबसे बड़ा राज था। उसमें उसने अपनी टूटी फूटी भाषा में एंटी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण विरोधी के बारे में अपने विचार लिखे थे, जो उसे लगता था कि शायद गलत हैं और लोग उस पर हंसेंगे। सर, वो तो बस ऐसे ही। आर्यन हकलाने लगा। ऐसे ही? डॉ सुब्रमण्यम ने डायरी खोली। बेटा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या लिखा है? यह कोई बचपना नहीं है, यह क्वांटम प्रोपल्शन का आधार है। जो बातें बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नहीं सोच पाते, तुम कचरे के ढेर पर बैठकर सोच रहे थे। आर्यन चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह तारीफ है या डांट। मैंने नासा में बात की है, डॉ सुब्रमण्यम ने कहा। वो तुम्हें सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह नहीं बुलाना चाहते, वो तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम वहां जाकर पढ़ाई करो। नासा, पढ़ाई, वो सपना जो उसने कभी अपनी औकात से बाहर समझा था। लेकिन तभी आर्यन ने अपनी मां की तरफ देखा। बूढ़ी, बीमार, अकेली। अगर वह अमेरिका चला गया तो मां का क्या होगा? यह देश, यह मिट्टी, यह लोग, क्या वह सब छोड़ सकता है? आर्यन ने धीरे से अपना हाथ डॉ सुब्रमण्यम के हाथ से छुड़ाया। उसने एक गहरी सांस ली। सर, आर्यन ने कहा, नासा जाना मेरा सपना था, लेकिन उसने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरा एक और सपना भी है। क्या? सब हैरान थे। क्या कोई नासा को मना कर सकता है? सर, मेरे जैसे हजारों आर्यन हैं धारावी में। आर्यन ने खिड़की से बाहर दिख रही झुग्गियों की तरफ इशारा किया, जिनके पास दिमाग है पर साधन नहीं, जो कचरे में हीरे तो हैं पर जौहरी नहीं मिलता। अगर मैं अमेरिका चला गया तो मैं शायद बड़ा वैज्ञानिक बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहां रहा, आर्यन की आंखों में एक नई चमक थी, तो मैं शायद हजारों वैज्ञानिक बना सकूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, गर्व के आंसू। डिसूजा सर ने अपना चश्मा उतार कर पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? डॉक्टर साहब ने पूछा। सर, मुझे ये 5 लाख रुपये लाला का कर्ज चुकाने के लिए चाहिए, और जो बाकी बचेंगे। आर्यन ने अपनी मां को देखा, फिर डॉक्टर को। क्या हम बस्ती में एक छोटा सा स्कूल खोल सकते हैं, जहां सिर्फ रट्टा न लगवाया जाए बल्कि कबाड़ से जुगाड़ करना सिखाया जाए, जहां बच्चों को यह न बताया जाए कि आसमान बहुत दूर है? डॉ सुब्रमण्यम मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो बहुत दुर्लभ थी। उन्होंने अपना हाथ आर्यन के सिर पर रखा। बेटा, नासा तो बहुत लोग गए हैं, लेकिन भारत को बदलने का जिगर बहुत कम लोगों में होता है। तुम स्कूल खोलो और सुनो। उन्होंने अपनी जेब से एक पेन निकाला, एक बहुत महंगा स्पेस पेन। इसमें इसरो और मैं, हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे, यह वादा रहा। वर्षों बाद एपिलॉग। मुंबई की उसी बस्ती में जहां कभी कचरे के ढेर हुआ करते थे, अब एक पक्की इमारत खड़ी है। उसके गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा है, सावित्री इनोवेशन सेंटर, सावित्री नवाचार केंद्र। अंदर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड नहीं है, बल्कि पुरानी मशीनों के पुर्जे, तार और मोटर बिखरे पड़े हैं। वहां बच्चे किताबों में सिर गड़ाए नहीं बैठे हैं, बल्कि हाथों में पेचकस लिए मशीनों से खेल रहे हैं। और कमरे के बीच में एक नौजवान आदमी खड़ा है। वह अब सूट बूट में है, लेकिन उसकी जेब में आज भी एक पुराना जंग लगा पेचकस और एक मुड़ा हुआ तांबे का तार है। यह आर्यन है। एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई उसके पास आती है। भैया, भैया, देखो मैंने क्या बनाया। वह उसे टूटे हुए पंखे और बोतल से बना एक छोटा ड्रोन दिखाती है। आर्यन उसे हाथ में लेता है। वह ठीक वैसा ही है जैसा उसने कभी बनाया था, कबाड़ लेकिन कमाल। अरे वाह, आर्यन मुस्कुराता है। यह तो बहुत ऊंचा उड़ेगा। कितना ऊंचा भैया? छत तक, बच्ची पूछती है। आर्यन उसे गोद में उठाता है और खिड़की से बाहर आसमान की तरफ इशारा करता है। वहां शाम का पहला तारा चमक रहा है। नहीं मुन्नी, आर्यन कहता है, छत तक नहीं, वहां तारों तक। क्योंकि आर्यन जानता है कि अगर हौसले में जुगाड़ और दिल में आग हो
तो कचरे के ढेर से भी मंगल ग्रह का रास्ता मिल सकता है। सच ही कहा है, सितारों को आंखों में महफूज कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।